Everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan As Fagwara. Today we are going to discuss the reading, tickling and laughter. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. The first question category everyone here is which paragraph contains the following information. So we can use any letter more than once, which is a note that is provided to us. First question is location of a brain section essential to the recognition of jokes. सो अभी उन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमें एक ब्रेन की लोकेशन के बारे में पूछा है कि ऐसा ब्रेन का कौन सा सेक्शन है वो कहाँ पर लोकेटेड है जिसकी वजह से ही हमें जोक्स के बारे में पता चलता है. सो एवरीवन, ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात जहाँ पर हम जोक्स के बारे में जहाँ से हमें पता चलता है वो जी पैराग्राफ में की गई थी. जी पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए लाइन नंबर 2 में वहाँ पर लिखा है द ब्रेन्स टनी बोन, जो ब्रेन की टनी बोन होती है लोकेटेड एट द राइट फ्रंटल लोब. वो कहाँ पर लोकेटेड है जी? वो लोकेटेड है जी राइट फ्रंटल लोब पर, जस्ट अबव द राइट आई. अभी क्या है, हमें प्रॉपर लोकेशन बता रहे हैं कि राइट फ्रंटल लोब है, राइट आई में है, वो आपको ये चीज़ दिख रही है. अपीयर्स क्रिटिकल, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवर एबिलिटी टू रिकोगनाइज द जोक. दैट मीन्स कि ये ब्रेन का पार्ट अगर हमने जोक के बारे में अंडरस्टैंड करना हो तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ से हमारा आंसर फर्स्ट का आ रहा है जी, क्योंकि ब्रेन के सेक्शन की भी बात होगी, रिकोगनिशन ऑफ जोक्स की भी बात होगी. लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज लाफ्टर एनहेंसेस इम्यूनिटी. कि लाफ्टर से क्या होता है जी? इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, हम बीमारियों से दूर रह पाते हैं. आंसर इसका है जी सी पैराग्राफ में. एवरीवन लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ. सी पैराग्राफ की सेकेंड लाइन से रीड करना है आपने. लाफ्टर ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर. लाफ्टर से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड हार्ट रेट, इसके साथ साथ इसकी हार्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है. सो चेंजेस ब्रीथिंग, ब्रीदिंग भी हमारी चेंज होती है. इससे हमारा न्यूरोकेमिकल्स के लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं. प्रोवाइड्स द बूस्ट टू डाइंग इम्यून सिस्टम. अगर हमारा इम्यून सिस्टम मर रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये उसको बूस्ट करता है. दैट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा. किसकी वजह से? लाफ्टर से. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया थर्ड का सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. सॉरी, सेकंड का सी आ गया. थर्ड क्वेश्चन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमर. ये अलग अलग डिफरेंसेस क्या है, एक इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है और वो ह्यूमर को कैसे अप्रिशिएट कर रहा है, कैसे वो अंडरस्टैंड कर रहा है, कैसे उसको बेटर बोल रहा है. एवरीवन, इन डिफरेंसेस की बात ना भी सिर्फ एफ पैराग्राफ में हुई थी और किसी भी पैराग्राफ में डिफरेंसेस की बात नहीं हुई थी. एफ पैराग्राफ की लाइन नंबर 5 में अगर आप मूव कीजिए वहां पर दिखेगा हैव डिफरेंट पीपल फाइंड डिफरेंट जोक्स फनी. अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के जोक्स फनी लगते हैं. दैट मीन्स कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मेंटल स्टेट, मूड, ये सारे हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग जोक्स अच्छे लगते हैं. But according to Dirk, majority of people recognize when a situation is meant to be humorous. वो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को पता चल जाता है कब उन्होंने हंसना है, कब ह्यूमर की अभी टर्न है. दैट मीन्स कि वो अप्रिशिएट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं. यहाँ पर अभी डिफरेंसेस और अप्रिसिएशन दोनों की बात होगी. सो आंसर आ गया हमारा थर्ड का एफ. क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर टिकलिंग रिफ्लेक्स. वो बोल रहे हैं ब्रेन के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिसकी वजह से ही हमें टिकलिंग का रिस्पॉन्स आता है, रिफ्लेक्स आता है. अभी टिकलिंग तो आपको पता है गुदगुदी करते हैं. सो गुदगुदी करते टाइम जो भी हमारी एक्शंस होती हैं, कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जिसकी वजह से वो एक्शंस निकलती हैं. एवरीवन, ई पैराग्राफ में इसका आंसर है जी. ई पैराग्राफ में मूव कीजिए. ई पैराग्राफ की आपने रीड करनी है जी लाइन नंबर एवरीवन नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ लाइन नीचे से रीड करनी है जी. हाउ द ब्रेन यूजेस दिस इंफॉर्मेशन अबाउट टेंशन एंड सरप्राइज स्टिल अ मिस्ट्री. कि कैसे ब्रेन ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, ये अभी भी हमारे पास क्या है, एक रहस्य है. बट देयर इज सम एविडेंस, लेकिन हमारे पास कुछ एविडेंस है. वो एविडेंस क्या है जी? दैट द सेरेबलम मे बी इन्वॉल्व. कि जो ब्रेन का पार्ट है सेरेबलम, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. बिकॉज वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टेल्स अनदर इट्स जस्ट यू, डोंट गेट एक्साइटेड. क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट दूसरे पार्ट को बोलता है कि आप सिर्फ खुद ही हो जो टिकलिंग कर रहे हो, सो आप एक्साइटेड ना हो जाओ. दैट मीन्स कि ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो बता रहा है जी टिकलिंग हो रही है या नहीं हो रही है? दैट इज सेरेबलम. सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4 का ई. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच ह्यूमर एंड लाफ्टर वर्क. कि ऐसे कौन से वेज हैं जिसकी वजह से ही जो ह्यूमर और लाफ्टर है वो काम कर पाते हैं.
आंसर एवरीवन इज डी इन डी पैराग्राफ। और न्यूरोसाइकोलॉजिकल तो आपको पता है जी, जो ब्रेन से रिलेटेड चीज हो, सो ब्रेन से रिलेटेड हर एक चीज की बात हुई थी जी डी पैराग्राफ में। डी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा था वहां पर, थ्रू अ कॉम्प्लेक्स पाथवे ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, की ब्रेन की एक्टिविटी में अलग अलग एक बहुत ही मुश्किल सा पाथवे है, जिसकी वजह से ही हम ह्यूमर को प्रोसेस कर पाते हैं और लाफ्टर कर पाते हैं। ह्यूमर को प्रोसेस करना दैट मीन्स कि उनके वे, कि जैसे हम उसको समझ सकते हैं। Everyone, now let's move to the line number 5, D paragraph की. Preliminary results indicate that humor processing pathway includes parts of frontal lobe brain area important for cognitive processing, supplementary motor area important for movement, and nucleus accumbens associated with pleasure, कि ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ही हम ह्यूमर और लाफ्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी, प्रोसेस कर सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस बता दी। डी पैराग्राफ में उन्होंने रिजल्ट्स के बारे में बताया था, जो ब्रेन एक्टिविटी उन्होंने की हुई थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन इज द कनेक्शन बिटवीन टिकलिंग एंड नर्व फाइबर, कि नर्व फाइबर में और टिकलिंग में क्या कनेक्शन है। और अभी ना सिर्फ नर्व फाइबर की बात एक ही पैराग्राफ में हुई थी, सो हमारा आंसर वहीं से आना था, विच इज बी। बी पैराग्राफ में मूव करते हैं जी। बी पैराग्राफ में मूव करते ही आपको दिखना था जी लाइन नंबर 5 में एक इंसान का नेम जोटरमैन फ्रॉम कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट हैज फाउंड दैट टिकलिंग सेंसेशन इन्वॉल्व सिग्नल्स फ्रॉम नर्व फाइबर, की टिकलिंग सेंसेशन हमें तब होती है जब नर्व फाइबर से रिस्पॉन्स आता है। दैट मीन्स कि नर्व फाइबर से जब सिग्नल आएगा तब ही हमें वो फीलिंग आएगी। दैट मीन्स इनके दोनों के बीच में कनेक्शन है। These nerve fibers are associated with pain and touch. अब इनका रिलेशन किसके साथ है, पेन के साथ भी है, टच के साथ भी। अभी टिकलिंग भी तो जब आपको कोई टच करेगा, गुदगुदी करेगा, हाथ लगाएगा तभी होएगी ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि नर्व फाइबर का कनेक्शन है जी, एसोसिएशन है, और उसकी बात सिर्फ बी पैराग्राफ में हुई थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 इज पेशेंट्स विद इमोशनल डिसऑर्डर्स, ऐसे पेशेंट्स जिनको इमोशनल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल डिसऑर्डर्स है। एवरीवन, जी पैराग्राफ। जी पैराग्राफ में एवरीवन लास्ट फोर्थ लाइन, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग ह्यूमर आर एक्चुअली एबनॉर्मल इन पेशेंट्स विद डिप्रेशन। वो पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन है जी, उनके ये वाले पार्ट्स जो है वो एक्टिव होंगे लेकिन एबनॉर्मल होंगे, एक्टिव में भी इनएक्टिव ही शो हुए। कौन से पेशेंट है वो, डिप्रेशन के साथ। दैट मीन्स इमोशनल डिसऑर्डर है, उनको इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, डिप्रेशन हो रहा है जी। Eventually, brain scans might be used to assess patients with depression and other mood disorders. Now, mood is an emotion, right? So, mood जो emotion disorders हैं, जैसे कि डिप्रेशन, उनके पेशेंट्स को हम असेस कर रहे हैं। अभी उनके पेशेंट्स की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है, जी पैराग्राफ में। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, जी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। हमारे पास अलग अलग क्या थे, हमारे पास अलग अलग थे जी रिसर्चर्स। हमने मैच करने की कौन से रिसर्चर ने कौन सी बात की थी एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8, हमने पहले ये सारे रिसर्चर्स को ना सर्कल कर लेना था। हमें डार्विन मिल रहा था नीचे से, ऊपर से हमें जोटरमैन का भी नेम मिल गया था, और पीटर डक्स का नेम हमें डार्विन से भी बाद मिला। सो हमने क्या करना था, पहले रिसर्चर्स को सर्कल करना था, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 8, डार्विन। डार्विन ने ए स्टेटमेंट बोल दिया, द सरप्राइज फैक्टर कंबाइंड विद एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर एंड कॉज लाफ्टर व्हेन टिकल्ड, कि जो क्या होता है जी, हमारे मन में ना एक सरप्राइज आता है कि हमें पता नहीं होता, जब हमें कोई गुदगुदी करेगा हमें नहीं पता होता कि वो इंसान हमें गुदगुदी करने वाला है। सो क्योंकि उसमें सरप्राइज आ जाता है और फिर हम खुश हो जाते हैं, प्लेजर हो जाता है, हमें ऐसे लगता है हम हंसने वाले हैं, उसकी वजह से ही हमें हंसी आती है। ये बोला था जी डार्विन ने। एवरीवन, मूव टू पैराग्राफ नंबर ई। ई पैराग्राफ में ना हमें डार्विन का नेम मिला था फर्स्ट टाइम, सेकेंड नंबर लाइन में, डार्विन थ्योराइज्ड। डार्विन ने यहाँ पर थ्योरी क्या दी थी, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल, दैट देयर वाज अ लिंक था बिटवीन टिकलिंग एंड लाफ्टर। टिकलिंग और लाफ्टर दोनों में लिंक था। बिकॉज ऑफ एंटीसिपेशन ऑफ प्लेजर, क्यों, क्योंकि हमें पता होएगा, हम खुद प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें हंसी आने वाली है। बिकॉज वी कैनॉट टिकल अवर सेल्फ, हम अपने आप को तो गुदगुदी कर नहीं सकते, एंड हैव कॉज लाफ्टर, और हम अभी अभी अपने आप को गुदगुदी कर तो हम लाफ्टर भी नहीं करवा सकते। डार्विन स्पेक्यूलेटेड, डार्विन ने क्या बताया जी, सरप्राइज फ्रॉम अनदर पर्सन टचिंग अ सेंसिटिव स्पॉट मस्ट हैव कॉज द लाफ्टर, कि जब कोई इंसान, कोई जब दूसरा इंसान हमें टच करता है जी, उस सरप्राइज के वजह से ही हम लाफ्टर फील करते हैं। अभी सरप्राइज की भी बात होगी, प्लेजर ऑफ एंटीसिपेशन ऑफ प्लेजर की भी बात होगी, टिकलिंग की भी बात होगी, अभी डार्विन ने ये सारी चीजें बोली। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 8 नंबर क्वेश्चन का, डार्विन।
क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन इज क्रिस्टनफील्ड एंड हैरिस, इसकी ऑप्शन है जी सी आंसर हमारा। पीपल ऑल्सो लव व्हेन टिकल्ड बाय अ मशीन इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि जो इंसान गुदगुदी कर रहा है वो मशीन है, तो वो फिर भी हंस पड़ेंगे। इसकी बात भी जी ई पैराग्राफ में ही हुई है। ई पैराग्राफ में मूव कीजिए। ई पैराग्राफ की एवरीवन नीचे से फोर्थ लाइन में आपको क्रिस्टनफील्ड एंड हैरिस का नेम मिलेगा। हम लाइन नंबर 5 से रीड करेंगे जहां से वो लाइन स्टार्ट हो रही है। Further explorations to understand tickling and laughter were concluded by Christenfield and Harris। इन दोनों ने ये रिसर्च करनी स्टार्ट की। Within the mystery of ticklish laughter and can a machine tickle in, they explain that people laugh equally। लोगों ने एक जैसा ही हंसा। Whether tickled by a machine or a person, चाहे उनको कोई मशीन गुदगुदी करे चाहे कोई इंसान गुदगुदी करे, उन्होंने एक जैसा ही हंसा। द पार्टिसिपेंट्स वर नॉट अवेयर दैट हु एंड व्हाट वाज टिकलिंग देम। लेकिन पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं था कि उनको टिकलिंग कर कौन रहा है। सो उनको, अगर वो अवेयर नहीं है तो चाहे मशीन करे गुदगुदी चाहे करे लोग, तो वो हंसेंगे, एक जैसा ही हंसेंगे। ये क्रिस्टनफील्ड और हैरिस ने बोला। यहाँ से हमारी ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10, जैंगवे एंड जॉटरमैन, इसका आंसर है जी एफ। टिकलिंग सेंसेशन इन्वॉल्व्स मोर देन नर्व फाइबर, कि नर्व फाइबर से ज़्यादा कुछ हमें चाहिए ताकि हम गुदगुदी फील कर सके। अभी जॉटरमैन का नेम तो हमें एकदम टॉप पर दिखा था एवरीवन। पैराग्राफ नंबर बी में जॉटरमैन का नेम मिला था, हमने वहीं से रीड करना है जी। जॉटरमैन ने बोला था रिलेशन है सिंगल, हमें नर्व फाइबर से सिग्नल्स मिलते हैं। फिर लास्ट फोर्थ लाइन में लिखा ऑल्सो जॉटरमैन हैज डिस्कवर्ड, जॉटरमैन ने अभी क्या डिस्कवर किया है जी? टिकलिंग सेंसेशन टू बी एसोसिएटेड नॉट ओनली विद नर्व फाइबर, कि टिकलिंग सिर्फ नर्व फाइबर के साथ लिंक्ड नहीं है, इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है, बट ऑल्सो विद सेंस ऑफ टच, इसका सेंस ऑफ टच के साथ भी रिलेशन है। दैट मीन्स कि सिर्फ नर्व फाइबर नहीं, ये भी। सो हमारा सेंस ऑफ टच भी इन्वॉल्व है नर्व फाइबर के साथ साथ टिकलिंग के कारण। सो यहाँ पर जोटरमैन की बात हुई थी, यहाँ से हमारा जोटरमैन का आंसर आ गया एवरीवन एफ, की सिर्फ नर्व फाइबर इन्वॉल्व नहीं है, और भी कुछ चीज है जो इन्वॉल्व है, मोर चीज इन्वॉल्व है। सो आंसर 10th का आ गया एफ। क्वेश्चन नंबर 11, पीटर डक्स, पीटर डक्स की बात तो ई पैराग्राफ के बाद ही हुई थी, एफ पैराग्राफ में। पीटर डक्स, इसका आंसर आता है जी डी में। पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट फॉर जोक्स एंड ह्यूमर, लोगों का अलग अलग टेस्ट है। अभी अलग अलग टेस्ट की, इंडिविजुअल टेस्ट की बात हुई थी ना, उसी पैराग्राफ में देखो फर्स्ट लाइन में पीटर डक्स का नहीं मिलेगा आपको। एफ पैराग्राफ की एवरीवन फर्स्ट लाइन में पीटर का नेम मिल गया। अभी लाइन नंबर 5 में लिखा है हैव डिफरेंट पीपल फाइंड डिफरेंट जोक्स फनी, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के जोक्स पसंद आते हैं। पीटर डक्स प्रोफेसर था हमारा, उसने रिसर्च कंडक्ट की थी। यहाँ से हमारा आंसर आ गया पीटर डक्स का, विच इज डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। हमने समरी कंप्लीट करनी है, 3 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास। रिसर्चर्स बिलीव 3 ब्रेन कॉम्पोनेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमर, रिसर्चर्स को लगता है कि 3 जो ब्रेन के पार्ट्स है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे हम ह्यूमर को प्रोसेस करते हैं और लाफ्टर को प्रोसेस करते हैं। रिजल्ट्स फ्रॉम वन स्टडी यूजिंग ब्रेन डैश इंडिकेट दैट पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अभी हमने एक स्टडी कंडक्ट की, उसमें हमने ब्रेन में कोई चीज यूज की, किसी चीज को यूज कर वो ब्रेन के साथ रिलेटेड थी, जिससे जिससे हमने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पता लगाया। अभी हमने क्या चीज यूज की, हमने ये बात देखनी है। अभी देखो ये क्वेश्चन किसके ऊपर था? प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्टर। हमें पता है कहाँ पर लोकेशन है इसकी, हमने बताना कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया था। अभी यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्टर की बात है एवरीवन, आपको मिलेगी डी पैराग्राफ में। डी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन प्रोसेस ह्यूमर एंड लाफ्टर यहाँ पर होगी। अभी लाइन नंबर 2 में लिखा इन वन न्यू स्टडी, एक स्टडी हो रही थी। रिसर्चर्स ने क्या यूज किया? इमेजिंग इक्विपमेंट टू फोटोग्राफ डाई ब्रेन एक्टिविटी। अभी उन्होंने पिक्चर्स ली थी ब्रेन एक्टिविटी की, किसको यूज करके जी? इमेजिंग इक्विपमेंट को यूज करके। यहां से हमारा आंसर आ गया इमेजिंग इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन, 13th क्वेश्चन इज, उन्होंने ये देखा पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश मूवमेंट एंड प्लेजर, प्लेजर को लेकर, मूवमेंट को लेकर और एक चीज और को लेकर कौन से ब्रेन के पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है? आंसर एवरीवन इज कोग्निटिव प्रोसेसिंग। मूवमेंट के साथ साथ कोग्निटिव प्रोसेसिंग के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल थे। डी पैराग्राफ में एवरीवन लाइन नंबर 5 से रीड करिएगा। प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स इंडिकेट दैट ह्यूमन प्रोसेसिंग पाथवे इंक्लूड पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स हैं ये। इंपॉर्टेंट किसके वास्ते हैं? कोग्निटिव प्रोसेसिंग। इसके साथ साथ एक मोटर एरिया है, दैट मींस ब्रेन का पार्ट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? मूवमेंट के बारे में। न्यूक्लियस
किसके ब्रेन का पार्ट है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लेजर, दैट मीन्स प्लेजर भी गिवन था, मूवमेंट भी गिवन था, कौन सी चीज नहीं गिवन थी, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यहां से हमारा आंसर आ गया कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। Question number everyone 14th, which is the last question of this passage. Question number 14 is test subjects who suffered from frontal lobe damages had greater changes for picking dash of jokes. जो लोगों के फ्रंटल लोब्स ही डैमेज हो गए थे, ये ज़्यादा हमें पॉसिबिलिटी लगती है वो किसी तरह के जोक्स को पिक करें। किस तरह के जोक्स को पिक करें? आंसर इज रॉन्ग पंच लाइन्स, वो रॉन्ग पंच लाइन्स को पिक करेंगे। एवरीवन, अभी हमने देखा था फ्रंटल लोब्स के ऐसे कौन से लोग हैं जिनको फ्रंटल लोब्स में प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट थर्ड लाइन में लिखा है यहाँ पर people who had damage to their frontal lobes, that means हमें लोकेशन मिलेगी। subjects with damaged frontal lobes were more likely to choose, क्या पिक किया उन्होंने? wrong punch lines to written jokes, जो jokes लिखे हुए थे उनके wrong punch lines को उठाया। so यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 3 words का wrong punch lines। let's move everyone to the second passage। the second passage everyone here is द फार्मर परेड ऑफ हिस्ट्री। अभी ये फार्मर किसान वाला फार्मर नहीं है जी, ये एक कंपनी का नेम था एवरीवन। अभी हम सबसे पहले अपनी कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सेम कैटेगरी आ गई कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 एवरीवन हियर इज, सो क्वेश्चन नंबर 15, द इनोवेशन ऑफ ऑफर मेड बाय हेड ऑफ द कंपनी। सो जो कंपनी का हेड था उसने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इनोवेटिव ऑफर जो था वो बनाया था। एवरीवन, इसका आंसर भी बी पैराग्राफ में है। अभी हम बी पैराग्राफ में मूव करते हैं जी। बी पैराग्राफ में अगर हम मूव करेंगे ना, बी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में हमें नेम मिल गया उस हेड का, रॉबर्ट लेडलॉ, स्कॉटिश इमिग्रेंट हु एस्टैब्लिश द सेंचुरी ओल्ड बिजनेस। ऐसा इंसान जिसने एक सेंचुरी 100 साल पुराना बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट मीन्स ये फिर हेड हो गया ना। माइट हैव बीन स्क्रिप्टिंग अ मॉडर्न डे टेलीविजन कमर्शियल। इस इंसान ने ही जो टेलीविजन की एड थी जो हम आज के ज़माने में देखते हैं उसको पक्का बनाया होगा। When he told his earliest customer satisfaction or your money back, इस इंसान ने पहले अपने कस्टमर को ऑफर दिया कि या तो आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। सो उसने क्या किया, उसने एक मनी बैक गारंटी ऑफर की थी। दैट मीन्स उसने एक नया सा ऑफर बनाया। किसने? रॉबर्ट लेडलो ने, वो कंपनी का हेड था। सो यहाँ से हमारा आंसर 15 का है एवरीवन बी। क्वेश्चन नंबर 16, फैशन इज नॉट इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अभी किसी पैराग्राफ में बताया गया कि फैशन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, इसका फैशन के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे थे। एवरीवन, जी पैराग्राफ में मूव कीजिए। जी पैराग्राफ में लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 में लिखा है जी फर्स्ट, द स्टोर्स वर क्वाइट डिस्ट्रेस। पहले स्टोर्स थोड़े टेंशन में थे। वी वर द फर्स्ट प्राइस पॉइंट फोकस, सबसे पहले हमने प्राइस के ऊपर फोकस किया। वी वरंट फैशन फोकस, हमने फैशन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। दैट मीन्स कि फैशन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी जी फॉर द 16 नंबर क्वेश्चन। 17th है अ रोमांटिक इवेंट ऑन द रूफ ऑफ द फार्मर्स। सो जो फार्मर्स कंपनी थी उसके रूफ के ऊपर, छत के ऊपर रोमांटिक इवेंट हुआ था एक। आंसर इसका है जी डी। इस डी पैराग्राफ में है, ये सबसे इजी आंसर लगा था मुझे तो ये। डी पैराग्राफ में मूव कीजिए लाइन नंबर 2 में। वी वर ऑन हॉलीडे इन ऑकलैंड, हम ऑकलैंड में हॉलीडे पर गए थे। आई डिसाइडेड दैट, मैंने ये सोचा, अपॉन द लुकआउट टावर ऑन द टॉप ऑफ द फार्मर्स बिल्डिंग वुड बी अ यूनिक प्लेस टू फिट द रिंग ऑन माई न्यू फियांसेस फिंगर। मैंने ये सोचा कि जो मेरी अभी न्यू फियांसे है, मैं उनको अभी रिंग पहना देता हूँ, मैं अभी उनसे एंगेजमेंट कर लेता हूँ ना, विच इज रोमांटिक इवेंट, राइट एवरीवन। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया डी, कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने इंगेजमेंट कर ली, रोमांटिक इवेंट हो गया फार्मर्स की रूफ के ऊपर। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, फार्मर्स वर सोल्ड टू अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। जो फार्मर्स थे, ये जो कंपनी थी, हमने इसको प्राइवेट कंपनी को बेच दिया था। आंसर इज आई। मूव टू आई पैराग्राफ एवरीवन। आई पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा है दी द शेयर पावर ऑफ द ब्रांड सेज मैकडर्मट pulled farmers through and now we are becoming brand it used to be again। so मैकडर्मट ने बोला कि जो इस ब्रांड में इतनी पावर थी कि हमने फार्मर्स को ही पुल अप कर लिया, हमने फार्मर्स को क्या कर लिया, हमने फार्मर्स को बाय कर लिया और अभी हम इकट्ठे इस ब्रांड को चला रहे हैं। हम इसको ऐसी एक ब्रांड बना रहे हैं जैसे ये पहले होता था। इवन लास्ट लाइन में भी अगर आप मूव कीजिए, लास्ट लाइन में यही लिखा है, इट्स लाइक द रीबर्थ ऑफ एन आइकन। सो मैकडर्मट ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आइकॉन, कोई बहुत ही पॉपुलर चीज अभी दोबारा से बर्थ ले रही हो। दैट मीन्स कि मैकडर्मट ने उसको खरीद लिया था। यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन क्वेश्चन नंबर 18 का आए, कि अभी ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, मैकडर्मट ने इसको खरीद लिया था।
क्वेश्चन कैटेगरी नेक्स्ट एवरीवन इज समरी कंप्लीशन। अभी हम सिर्फ 2 वर्ड्स ही यूज कर सकते हैं, 2 वर्ड से ज्यादा वर्ड जो है वो ये नहीं यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज फार्मर्स वाज फर्स्ट फाउंड एज अ डैश इन ऑकलैंड बाय मिस्टर लेडलो। मिस्टर लेडलो ने ऑकलैंड में फार्मर्स को एज अ डैश फाउंड किया था। दैट मीन्स वो कैसी कंपनी थी, कैसे उसको उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। आंसर इज मेल ऑर्डर कंपनी। उसने मेल ऑर्डर कंपनी की जैसे इसको स्टार्ट किया था। ए पैराग्राफ में मूव कीजिए एवरीवन। ए पैराग्राफ में फर्स्ट टाइम हमें रॉबर्ट लेडलो का नेम मिला। इन 1909 रॉबर्ट लेडलो इस्टेब्लिशेस मेल ऑर्डर कंपनी। उसने मेल ऑर्डर कंपनी को स्टार्ट किया था। लेडलॉ लीड्स इन फोर्ट स्ट्रीट ऑकलैंड। उस कंपनी का नेम उन्होंने लेडलॉ लीड्स रखा था फोर्ट स्ट्रीट में ऑकलैंड में। फिर ये ब्रांच एक्सपैंड होगी। अभी उन्होंने हमें पूछा था कि इस फार्मर्स जो था ये जो कंपनी थी इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। स्टार्टिंग कैसे हुई थी जी एवरीवन, मेल ऑर्डर कंपनी के जैसे ना। यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि मेल ऑर्डर कंपनी की जैसे उसकी स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर एवरीवन 20th। फार्मर्स डेवलप फास्ट। फिर फार्मर्स जो कंपनी थी वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लग पड़ी, फास्ट ग्रो होने लग पड़ी। बॉट वन डैश देन। फिर उसने एक चीज को बाय किया। हमने बताने कौन सी चीज को बाय किया। आंसर इज चेन स्टोर। फिर उसने चेन स्टोर को बाय किया। सेम ही पैराग्राफ में एवरीवन, सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए। लाइन नंबर 2 में लिखा है ब्रांच एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब ग्रो होना, फास्ट होना। परचेज, परचेज मतलब खरीद लेना। फिर खरीदा क्या उन्होंने, ग्रीन एंड कोलब्रुक चेन स्टोर। फिर उन्होंने इस पर्टिकुलर नेम का चेन स्टोर खरीदा। अभी हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है, हम इसका मेन आंसर क्या लगा सकते हैं, सिर्फ चेन स्टोर ना। यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 20th का चेन स्टोर। क्वेश्चन नंबर 21, 21st क्वेश्चन हियर इज ड्यूरिंग ओवरसीज एक्सपेंशन। फिर जब अब्रॉड में एक्सपैंड होने लग पड़ा, फार्मर्स सेटअप डैश इन सिटीज सच एज लंदन। फिर फार्मर्स ने कोई चीज को इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया था सिटीज में जैसे कि लंदन। तो लंदन सिटी में उन्होंने किस चीज को सेटअप किया था, हमने उसके बारे में बताना है। आंसर इज बाइंग ऑफिसेज। उन्होंने बाइंग ऑफिसेज में फार्मर्स को सेटअप किया। लेट्स मूव एवरीवन, लंदन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उन्होंने वहां पर किसको सेटअप किया था। अभी इसकी लोकेशन एवरीवन आपको अगेन ए पैराग्राफ में मिलेगी। ए पैराग्राफ में यहाँ पर आपको मेंशन है जी लाइन नंबर लास्ट थर्ड से, फर्म इस्टेब्लिशेस लंदन एंड न्यूयॉर्क। फर्म जो थी वो लंदन और न्यूयॉर्क में उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, बाइंग हाउसेस। सो बाइंग ऑफिसेस। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क में दोनों में ही बाइंग ऑफिसेस को इस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था। यहाँ से हमारा आंसर सिर्फ बाइंग ऑफिसेस जो है वो ही जो है आने वाला है। लेट्स मूव एवरीवन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question then. Next question everyone here is question number 22. 22 is farmers held a dash once a year. So साल में एक बार वो वेल नोन पैरट के लिए कुछ करते थे। आंसर इज सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन करते थे। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी एफ पैराग्राफ में। एफ पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा है एन एनुअल सेल ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द बर्थडे ऑफ हेक्टर एंड पैरट। सो उन्होंने क्या, हेक्टर जो हेक्टर द पैरट था उसके बर्थडे के ऊपर वो क्या कर रहे थे, एनुअल में सेलिब्रेशन कर रहे थे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी सेलिब्रेशन। एनुअल मतलब ईयर, पूरे एक साल में उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखनी थी। नेक्स्ट इज 23rd। इन द ओपिनियन ऑफ लिंकन लेडलॉ, फार्मर्स आर लाइक अ डैश फॉर एम्प्लॉयज। लिंकन लेडलॉ के अकॉर्डिंग फार्मर्स एम्प्लॉयज के वास्ते, वर्कर्स के वास्ते कुछ है, किसी तरह का है। लिंकन लेडलॉ के पहले हम नेम फाइंड आउट करेंगे। लिंकन लेडलॉ का नेम हमें मिला था एवरीवन इन पैराग्राफ नंबर एच। एच पैराग्राफ जो सेकंड पेज पर है उसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड लिंकन लेडलॉ मिला। उसका वो अभी 88 ईयर्स का है, वहां पर ये मेंशन हो गया था राइट। लाइन नंबर 3 में उसने लिखा है आई थिंक वंस फार्मर्स वॉज लाइक अ बिग फैमिली। फार्मर्स पहले कैसे था जी, एक बिग फैमिली के जैसे था। किसने बोला, ये लेडलॉ ने बोला ना, लिंकन लेडलॉ ने। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी बिग फैमिली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। हमारे पास 3 इंसान है, हमने उनको मैच करना है लिस्ट के साथ। लिंकन लेडलॉ है, रॉड मैकडर्मट है एंड देन इयान हंटर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 इज द प्रोडक्ट बिकेम वर्स एज द रॉन्ग एस्पेक्ट फोकस। जब ने हम किसी गलत चीज के ऊपर फोकस किया तो प्रोडक्ट और भी खराब हो गया। आंसर इज बी, रॉड मैकडर्मट ने बोला था। रॉड की बात अभी एवरीवन हो रही थी हमारी इन द पैराग्राफ जी। जी पैराग्राफ में एवरीवन लाइन नंबर 1 में रॉड मैकडर्मट का नेम मिला। फिर वहां पर लिखा था लॉट्स ऑफ ब्रांड्स वुडंट पार्टनर विद अस। वो हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते थे। स्टोर्स डिस्ट्रेस्ड थे। वी वर फर्स्ट प्राइस।
पॉइंट फोकस, पहले हमने प्राइस के ऊपर फोकस किया, वी वरंट फैशन फोकस, हमने फैशन के ऊपर तो फोकस किया ही नहीं, दैट मीन्स हमने गलत चीज के ऊपर फोकस कर लिया, इसलिए हमारे साथ ब्रांड्स मिलना नहीं चाहती थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि हम रॉन्ग चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे। किसने बोला था? रॉड ने। आंसर फॉर दिस इज 24th का आंसर आ गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 25, एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट मेड बाय फार्मर्स इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में फार्मर्स ने एक बहुत ही डिफरेंट सी स्टेटमेंट बोली थी। ये बोला था जी इयान हंटर ने। इयान हंटर ने इसको मेंशन किया था। कैसे? न्यूजीलैंड की बात हुई थी एवरीवन इन ए पैराग्राफ एंड बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ में न्यूजीलैंड की बात हुई, फिर वहां पर उन्होंने बोला कि उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी? सेटिस्फैक्शन और योर मनी बैक, या तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी या फिर आपको आपका पैसा वापस। ये क्या था? एक ऑफर किया था न्यूजीलैंड में, ये ऑफर हुआ था। किसने बोला भी? ये इयान हंटर ने मेंशन किया ना। सो 25 का आंसर एवरीवन हमारा आ गया इयान हंटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्टर ऑफ द कंपनी वॉज चेंज। सो फिर हमने क्या किया? कंपनी के करेक्टर को ही चेंज कर दिया। आंसर इज ए, लिंकन लेडलॉ ने बोला था ये। अभी लिंकन की बात हुई थी एच पैराग्राफ में। एच पैराग्राफ में लिंकन की बात होने के बाद लास्ट लाइंस में उन्होंने लिखा है कि कुछ ही साल पहले क्या हुआ, स्टोर्स को भी कंट्रोल किया। पहले तो कंसोर्टियम ने, ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ने कंट्रोल किया, फिर डेका ने, फिर म्योरी डेवलपमेंट ने, फूडलैंड ने। सो ये अलग अलग जो कंपनीज थी, ये क्या कर रही थी? स्टोर्स को कंट्रोल कर रही थी। दैट मीन्स कि ये पहले फैमिली कंट्रोल करती थी, लेकिन अभी इसको परचेज कर लिया था जेम्स पास ग्रुप ने, जो डेविड और एन नॉर्मैन उसको ओन कर रहे थे। फिर ये आगे 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 क्या हो गया? ये आगे आगे वो उसको बेचते गए बेचते गए बेचते गए। अब इसकी बात किसने कर दी कि ये जो करेक्टर था कंपनी का, दैट मीन्स कि जो उसके ओनर थे वो चेंज हो रहे थे। किसने बोला इसको? लिंकन लेडलॉ ने बोला ना। यहाँ से हमारा 26 का आंसर आ गया एवरीवन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, जो हमारा लास्ट पैसेज है, जॉन फ्रैंकलिन द डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस। अभी जॉन फ्रैंकलिन एक इंसान का नेम था जो काफी स्लो था हर एक काम में। सो उसके ऊपर हमारा ये पैराग्राफ होने वाला है। क्वेश्चन कैटेगरी फर्स्ट, कौन से पैराग्राफ में कौन सी इन्फॉर्मेशन है? सॉरी, इसमें हमने हाँ यही आंसर करना है जी। हम किसी लेटर को एक बार ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हेयर इज, what was Sir John Franklin's occupation before he went on a career in Arctic Circle? So John Franklin जो हमारे थे, उनका काम क्या था करियर में? आर्टिक एक्सप्लोरर के करियर में जाने से पहले उनका काम क्या था? उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी? एवरीवन, इट्स गिवन टू अस इन ए पैराग्राफ। ए पैराग्राफ में मूव कीजिए। ए पैराग्राफ में हमें यहाँ पर मेंशन है जॉन फ्रैंकलिन, वो वॉज द मोस्ट फेमस वैनिशर ऑफ विक्टोरियन एरा। वो क्या गायब हो गया था? ही ज्वाइंड द नेवी एज अ मिडशिप मैन एट द एज ऑफ 14। सबसे पहले उसने नेवी को ज्वाइन किया 14 की एज में। फिर उसने बहुत सारे बैटल्स लड़े। उसके बाद जाकर वो क्या हुआ? उसके बाद जाकर वो आर्टिक सर्कल में काम करने लग पड़ा था। दैट मीन्स कि आर्टिक सर्कल में काम करने से पहले वो क्या था? नेवी में था। कौन से पैराग्राफ में बताया गया है? ए पैराग्राफ में बताया गया है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ए। Let's move to the next category. Question, sorry everyone. Question is, a story, John Franklin reacted strangely when he met bullies by other children. So उन्होंने स्टोरी को लेकर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट किया जब उनको बच्चे बुली कर रहे थे। अभी बुलिंग की बात ना सिर्फ एक पैराग्राफ में हुई थी, और वो था हमारा डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ में मूव कीजिए। डी पैराग्राफ में वहां पर लिखा है जी, लाइन नंबर 2 में, ओपनिंग सीन डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस डिपिक्ट्स फ्रैंकलिन इज a young boy playing catch badly because his reaction time is too slow. So वो बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से कैच को प्ले कर रहा था, क्योंकि वो कैच तो कर नहीं सकता, बहुत स्लो है। डिस्पाइट द बुलिंग ऑफ हिज पियर्स फ्रैंकलिन रिजॉल्व नॉट टू फॉल इनटू स्टेप्स विद देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। फिर वो बोल रहा है कि नो डाउट उसके जो पियर्स थे, उसके जो दोस्त थे, वो उसको बुली कर रहे थे, लेकिन फिर भी फ्रैंकलिन जो था वो रुका नहीं। उसने अपने तरीके से ही हर एक चीज को किया। दैट मीन्स कि बुलिंग की बात किस में? डी पैराग्राफ में। और बुलिंग होने के बाद तो उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, वो अपने काम में लगा रहा। दैट मीन्स उसका डिफरेंट सा बिहेवियर। सो डी पैराग्राफ हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर द बुक द डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस। तो जो बुक थी द डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस, वो क्यों पॉपुलर थी? एवरीवन, एच पैराग्राफ में मूव कीजिए। एच पैराग्राफ में अगर आप जाइएगा तो आपको लाइन नंबर 1 में पहले तो मेंशन होएगा कि बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने इस नॉवल को उसके बीच में एक चीज कॉमन थी, उसके वास्ते उसको पढ़ा। वो क्या था?
अ डिसलाइक ऑफ हाई स्पीड कल्चर ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, कि वो किसको डिसलाइक करते थे, किसको नापसंद करते थे, जो इतनी ज़्यादा स्पीड हमने पकड़ी हुई है, हमने हर काम स्पीडों में करना है, उस चीज़ को वो डिसलाइक करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो इस नॉवल को पसंद करते थे। कैसे, लाइन नंबर 4 में भी देखो आप, सेवरल जर्मन चर्चेस हैव यूज्ड हिम इन देयर एंड फोकस ग्रुप्स एज एन एग्जाम्पल। सो बहुत सारे जर्मन चर्च में भी इस बुक को यूज किया जाता है एज एन एग्जाम्पल। फिर उन्होंने नेडॉल्नी की बात की है कि उस वो भी एक गेस्ट स्पीकर था, उसने भी इसको यूज किया। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी इसको यूज किया जाता है। सो हर एक चीज में उसको यूज किया जाता है, उसकी बुक को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी बुक जो थी वो काफी पॉपुलर थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्लो थी। वो हमें बताते थे हमने किस वे में पीसफुलनेस से, पाइटी से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमने कैसे काम करना है। सो इस चीज़ की वजह से जो उसकी बुक थी वो पॉपुलर थी। यहाँ से हमारा 29th का आंसर आ गया एवरीवन, एच। Question number 30th. 30th is a depiction that Sten Nadolny's biography on John Franklin is not much based on facts. एक हमने ये चीज़ शो की है कि जो स्टेन नेडोल्नी है उसकी जो बायोग्राफी थी जो जॉन फ्रैंकलिन के ऊपर उसने लिखी थी वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। एवरीवन सी पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन है आपको। सी पैराग्राफ में मूव कीजिए। सी पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन स्टेन नेडोल्नी की बात वहां पर हुई है। स्टेन नेडोल्नी हैज टेकन फुल एडवांटेज ऑफ दिस लाइसेंस। स्टेन नेडोल्नी ने पूरी की पूरी एडवांटेज ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, he has endowed his Sir John Franklin with a defining character trait of which there is no historical evidence, slowness और calmness। जॉन फ्रैंकलिन ने बताया, सॉरी स्टैन नेडोल्नी ने बताया कि जो जॉन फ्रैंकलिन है वो तो काफी स्लो है, लेकिन उसको लेकर हमारे पास कोई एविडेंस तो है ही नहीं, कोई प्रूफ तो है ही नहीं। दैट मीन्स कि ये चीज रॉन्ग भी हो सकती है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जी सी का 30th क्वेश्चन का, कि उसकी जो बायोग्राफी है उसके ऊपर फैक्ट्स नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है। सो सी पैराग्राफ में इसकी बात हुई, हमारा आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 31, द पर्टिकुलर करियर सर जॉन फ्रैंकलिन टूक आफ्टर हिज एक्सपेडिशन अनमैच्ड बिफोर। सो कौन सा करियर था जो उसने चूज किया था अपने एक्सपेडिशन, अपनी जर्नी के बाद। अभी कौन से पैराग्राफ में इसकी बात हुई है जी? बी पैराग्राफ में। बी पैराग्राफ में मूव कीजिए। लाइन नंबर 1, देयर फॉलोड अ करियर एज अ ट्रैवल राइटर। सो वो बहुत सारे टाइम पहले वो घूमा घूमा घूमा, उसने ए पैराग्राफ की लास्ट लाइन में मेंशन किया जी, देयर एक्सपेडिशन वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्विंग। उन्होंने पूरी जर्नी की। उसके बाद देयर फॉलोड अ करियर, फिर उसने कौन सा करियर फॉलो किया? ट्रैवल राइटर का, स्लोगन गोअर का। सो उसने स्लोगन भी और ट्रैवल भी लिखना स्टार्ट कर दिया, राइट। और फिर उसने क्या किया? सेकेंड लॉन्ग आर्टिक एक्सपेडिशन के बारे में लिखा। दैट मीन्स कि वो ट्रैवल राइटर बन गया था और फिर वो आर्टिक एक्सप्लोरर भी बन गया था। इसका बाद का करियर हो गया ना। सो 31 का आंसर आ गया जी बी पैराग्राफ। 32 क्वेश्चन, what is the central scheme and environment conveyed by the book the discovery of slowness। so वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल स्कीम और क्या इन्वायरमेंट था जो ये बुक हमें कन्वे कर रहा है, हमें बता रहा है। एवरीवन सेंट्रल स्कीम की बात सिर्फ एच पैराग्राफ में हुई है। एच पैराग्राफ में मूव कीजिए। लाइन नंबर 5 में लिखा था अ सेंट्रल स्कीम द मार्च ऑफ स्लोनेस और ऑफ स्लो इंस्पायर्ड बाय द नॉवल। सो सेंट्रल स्कीम जो थी जिसमें वो स्लोनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, उस चीज ने नॉवल को बहुत इंस्पायर किया। उस चीज की वजह से लोग जो थे उसको बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे। अभी सेंट्रल स्कीम की बात एच पैराग्राफ में होगी ना, यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 32 का एच। नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन इज समरी कंप्लीशन, की हमने समरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हेयर 33rd इज इन हिज पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस टू एंड हिज इन हिज पब्लिश्ड मेमोयर्स बाय स्टैन नेडोल्नी, जॉन फ्रैंकलिन वाज डिपिक्टेड एज अ मैन डेडिकेटेड टू एक्सप्लोरेशन। की उसकी खुद की बातों में भी और स्टैन नेडोल्नी ने भी ये बताया कि वो बंदा घूमने का शौकीन था। द वर्ड ऑफ स्लोनेस वॉज यूज टू डिफाइन हिज डैश। जो स्लोनेस हमने वर्ड यूज किया है, हमने उसको क्या डिफाइन करने के लिए यूज किया? आंसर इज सी, हमने उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि वो काफी स्लो था। इसकी बात भी एवरीवन आपको सी पैराग्राफ में ही मिलेगी। सी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है जी, जॉन फ्रैंकलिन विद अ डिफाइनिंग करेक्टर ट्रेट। करेक्टर ट्रेट एवरीवन होता है जी फीचर, जो उसका फीचर था। फीचर क्या था उसका? स्लोनेस या फिर कामनेस। अभी वो इसका करेक्टर हो गया, अगर करेक्टर हो गया दैट मीन्स उसकी पर्सनालिटी होगी। सो यहाँ से हमारा आंसर 33rd का आ रहा है जी सी, उसकी पर्सनालिटी, उसका करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 34, when Franklin was in his childhood, जब वो अपने बचपन में था, his determination to be the dash of the school boys was too slow for him to fall into steps। वो बोल रहे हैं जो उसने एकदम डिटर्मिनेशन की थी कि वो करेगा कुछ, स्कूल बॉयज जो उसको कर रहे थे, स्कूल बॉयज उसको क्या कर रहे
रहे थे एवरीवन, दैट इज जे, बुली कर रहे थे वो उसको, सो उसका रिएक्शन टाइम उस टाइम काफी स्लो था ना जब वो उसको बुली कर रहे थे। इसका आंसर डी पैराग्राफ में। डी पैराग्राफ में लाइन नंबर 3, young boy playing catch badly because his reaction time is too slow डिस्पाइट द बुलिंग ऑफ हिज पियर्स। हिज पियर्स मतलब जो उसके स्कूलमेट्स थे, स्कूलमेट्स ने क्या किया, उसको बुली किया था। यहां से हमारा आंसर आ गया 34th का बुली। क्वेश्चन नंबर एवरीवन 35, एंड फ्रैंकलिन वॉज सेड टू बी अ बॉय ड्रीमिंग फाइंडिंग अ प्लेस वेयर ही कुड एंजॉय डैश इन द आर्टिक। सो फ्रैंकलिन एक ऐसा बॉय था जो ड्रीम कर रहा था कि उसको एक जगह चाहिए जहां पर वो आर्टिक में एंजॉय कर सके। क्या एंजॉय कर सके एवरीवन, आंसर इज एच, टाइमलेसनेस। जहां पर टाइम ही खत्म हो जाए वो उसको एंजॉय करना चाहता था। एवरीवन लेट्स फाइंड आउट कि उसके इस ड्रीम की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है। ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ में लाइन नंबर 1, फ्रैंकलिन एज अ बॉय ड्रीमिंग, उसने ड्रीम क्या किया, ऑफ ओपन वाटर, खुला पानी हो, एंड टाइम विदाउट आवर्स एंड डे, टाइम ऐसा हो ना जिसमें घंटे हो ना जिसमें दिन हो, विच एग्जिस्ट इन फार नॉर्थ एंड ऑफ फाइंडिंग इन आर्टिक प्लेस, और वो आर्टिक में था जहां पर टाइम के ना घंटे हैं ना दिन है, दैट मीन्स जहां पर टाइम ही नहीं है, टाइमलेसनेस हो गई। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 35 का एच। क्वेश्चन नंबर 36, his biography of the discovery of slowness has been adopted as dash as for the movement such as sustainable development, management science and monitoring policy। उसकी बुक को जो बायोग्राफी थी उसकी, उसको हमने कैसे अडॉप्ट किया है, आंसर इज एफ, उसको एज अ गाइड बुक हमने अडॉप्ट किया है। एवरीवन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी एफ पैराग्राफ में। एफ पैराग्राफ में सॉरी इन जी पैराग्राफ एवरीवन, सॉरी जी पैराग्राफ में आपको मिलेगा लाइन नंबर 2 से, it has been named as one of the German literature's 20 contemporary classics। so German literature में भी इसको नहीं मिला है। it has been a manual, इसको हम एज अ मैनुअल ट्रीट करते हैं ना, मैनुअल एवरीवन इज गाइड बुक ना, मैनुअल ट्रीट करते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स इंस्टीट्यूशन भी इसको यूज करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वास्ते, मैनेजमेंट साइंस के वास्ते, मॉनिटरिंग पॉलिसीज के वास्ते, एज अ मैनुअल, एज अ गाइड बुक। सो यहाँ से हमारा आंसर 36 का आ गया गाइड बुक विच इज एफ। लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी, हमारे पास अभी एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाई डज ऑथर मेंशन आइस इज स्लो इन जियोलॉजिकल आर्टिक। सो ऑथर ने ये चीज क्यों मेंशन की है कि आइस काफी स्लो है जियोलॉजिकल आर्टिक में, आंसर इज डी, दैट एक्सप्लोरर लाइक फ्रैंकलिन शुड पोजेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग पेशेंट। वो ये बात इसलिए बता रहा है कि आइस स्लो है ताकि वो ये देखे कि जो फ्रैंकलिन है वो पेशेंट है, इसके बारे में बता सके। लेट्स मूव टू एवरीवन इट्स लोकेशन। इसकी लोकेशन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ नंबर एवरीवन ई। ई पैराग्राफ में टाइमलेसनेस की बात हुई थी, आर्टिक की बात हुई थी, फिर वहां पर लिखा है वेयर नो बडी वुड फाइंड हिम टू स्लो, जहां पर लोग ये देखे ना कि वो स्लो है या नहीं है। आइस इज अ स्लो मूवर, आइस बहुत धीरे धीरे मूव करता है। आइस डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग पेशेंस फ्रॉम दोज हु वेंचर इनटू इट, जो बंदे आइस की तरफ जाते हैं आइस उनसे क्या डिमांड करती है, पेशेंस। दैट मीन्स आइस खुद स्लो है तो वो चाहेगी कि लोग भी स्लो हो जाए, लोग भी पेशेंट हो जाए। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन 37th का आ रहा है जी, डी विच इज जो एक्सप्लोरर फ्रैंकलिन है उसमें पेशेंस की क्वालिटी, पेशेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन फ्रैंकलिन वाज ऑन बोर्ड विद सेलर, जब फ्रैंकलिन बोर्ड के ऊपर था सेलर्स के साथ, हाउ डिड ही स्पीक टू हिज फेलो सेलर्स, उसने कैसे बात की थी, आंसर इज सी एवरीवन, ही स्पोक इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ही प्रीवियसली मेमोराइज्ड। जो वर्ड्स उसने पहले से रट्टे लगाए थे, मेमोराइज किए थे, उसने उस वर्ड्स को यूज कर कर बातें करनी स्टार्ट की थी। एवरीवन इट्स इन द पैराग्राफ नंबर एफ। एफ पैराग्राफ में मूव कीजिए, एफ पैराग्राफ की लाइन नंबर 2, इवन एज एन एडल्ट हिज स्लोनेस ऑफ थॉट मीन्स दैट ही इज अनएबल टू स्पीक फ्लुएंटली। सो जब वो बड़ा भी हो गया, क्योंकि वो काफी स्लो था, वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता था, बहुत अटक अटक कर बोलता था। सो ही मेमोराइजेस, उसने रट्टा लगा लिया, एंटायर फ्लीट्स ऑफ वर्ड्स एंड बैटरीज ऑफ रिस्पॉन्स, उसने बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे आंसर्स को रट्टा लगा लिया, मेमोराइज कर लिया। एंड स्पीक अ लैंग्वेज ब्रिक अ ब्रैक लैंग्वेज, और फिर उसने रटी रटाई लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर दिया। और नेवी में भी उसने इसी मेथड से काम किया। नो डाउट उसके जो फेलो सेलर्स थे, उसके जो दोस्त थे, वो उसको मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी उसने बात कैसे की, इन मेमोराइज वर्ड्स के साथ वर्ड्स को यूज कर करना। सो यहाँ से 38 का आंसर एवरीवन हमारा आ रहा है विच इज सी। क्वेश्चन नंबर 39 which is his efforts to overcome his slowness in marine time life had finally won the dash। जो उसने efforts
यूज़ किए ताकि वो अपनी स्लोनेस को दूर कर सके। मरीन टाइम में जब वो समुद्र में था, उसकी वजह से वो कुछ जीत गया था। वो क्या जीत गया था एवरीवन? सी। वो रिस्पेक्ट जीत गया था। चाहे उसने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की, लेकिन फिर भी अभी उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। उसने इस रिस्पेक्ट को जीत लिया था। लेट्स मूव टू द सेम पैराग्राफ एवरीवन। सेम पैराग्राफ में हमें मेंशन है, ये नेवी वाले पैराग्राफ में ही लाइन नंबर नीचे से फोर्थ एवरीवन। बट फ्रैंकलिन परसिस्ट इन डूइंग थिंग्स हिज वे। फ्रैंकलिन अपने तरीके से हर एक काम कर रहा था। ग्रेजुअली अर्न्स, अर्न्स मतलब अर्न मतलब कुछ गेन कर लेना, कुछ जीत लेना ना। सो उसने धीरे धीरे से कुछ अर्न किया। क्या अर्न किया? रिस्पेक्ट ऑफ दोज अराउंड हिम। सो जो लोग उसके आसपास थे, उसने उसकी उनकी रिस्पेक्ट को अर्न किया। दैट मीन्स कि जो उसके आसपास लोग थे उसकी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने धीरे धीरे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, सी। क्वेश्चन नंबर 40th। Why is the book The Discovery of Slowness sold more than a million copies? जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस, उसने मिलियन से ज्यादा कॉपीज कैसे बेच दी? आंसर इज ए। इट कंटेन aspect of life people would like to enjoy. उसमें ऐसी चीजें थी जो लोगों को जाननी, जो लोगों को एंजॉय करनी पसंद थी, जो जिसको पढ़कर लोग एंजॉय कर रहे थे। एवरीवन, जी पैराग्राफ में इसकी बात हुई है। जी पैराग्राफ में बोला था कि वो पहले जर्मनी में पब्लिश हुई थी डिस्कवरी ऑफ स्लोनेस, अभी उसकी मिलियन कॉपी से भी ज़्यादा बिक गई हैं। उसको 13 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, उसको लिटरेचर में भी ऐड ऑन किया गया अभी, क्योंकि ये एक मैनुअल है जो प्रेशर ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टीच करने के लिए। चर्च में भी हम यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट साइंस में, हर एक एरिया में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी यूजफुलनेस है। यहीं पर एच पैराग्राफ की लाइन में भी लिखा है जी, द वेरियस ग्रुप्स दैट हैव टेकन द नॉवल अप। ये जो सारे के सारे ग्रुप्स जिन्होंने इस नॉवल को अडॉप्ट किया है, हैव वन थिंग इन कॉमन। वो एक चीज के ऊपर, उनके सभी के अमंग एक चीज कॉमन है। वो क्या है? अ डिसलाइक ऑफ हाई स्पीड कल्चर। वो सारे के सारे स्पीड को पसंद नहीं करते। दैट मीन्स कि वो सारे के सारे स्लो होना चाहते हैं। वो सारे के सारे जो हमारे फ्रैंकलिन थे उसके स्पीड के साथ अग्री कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हाँ, हमें भी स्लो होना चाहिए, हमें इतनी फास्ट लाइफ को नहीं जीना चाहिए। सो उसको फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से जो बुक थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। सो यहाँ से हमारा एवरीवन 40th का आंसर आ रहा है जी, दैट इज ए, कि उसमें ऐसी चीज़ें थी, स्लोनेस थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ऐसी बातें बताई गई थी जिसको लोग पढ़कर इंजॉय करते। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।